ज़ोर शोर से यह आंदोलन किया गया। इस आंदोलन के दौरान कई स्टेट के नेता भी है, जैसे INTTUC के प्रदेश अध्यक्ष ऋतुव्रत बनर्जी जी भी आए हुए थे मंत्री जी के यहाँ और जगह जगह घूमे, और मलय घटक जी भी आए हुए थे आपके श्रम मंत्री। ये 16 दिन के आंदोलन से क्या हासिल हुआ? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से मैं सभी को दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ कि इस 16 दिन का जो आंदोलन था, पिछला 27 टू 5 तारीख और 1 मार्च से लेकर के 6 तारीख, ये आंदोलन से क्या मिला और क्या नहीं मिला ये कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि मज़दूर का जो मुद्दा है, चाहे श्रमिक का जो मुद्दा है, वो मुद्दा को INTTUC अनुमोदित तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन ने उठाया। और इन 5 मुद्दों पर इसलिए व्यक्ति जॉन बारला के वहाँ नहीं, मंत्री जॉन बारला, MP जॉन बारला के वहाँ पर हम लोग ने, जेहेतु वो केंद्रीय सरकार में राज्य प्रति मंत्री हैं, तो हमारा जो विषय है, ये 5 जो विषय है, 5 मुद्दा है, वो केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ है। इसलिए हम लोगों ने जो लोग केंद्र सरकार के मंत्री हैं व BJP से निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उनके घर के सामने हमने ये विक्षोभ दिखाया कि आपके होते हुए आपने जब द्वार के जनता से इतना बड़ी बड़ी बातें वादा किए थे, उसके बावजूद भी आज जो हमारे डिमांड्स है, हमारा डिमांड्स जो है मजदूर का वो न्याय्य है। वो न्याय्य डिमांड इसलिए है कि आज देखिए जो स्टाइपेंड जो मिलता था बच्चों को, माने स्कॉलरशिप के माध्यम से, वो अंग्रेज़ ज़माना से इस आज़ादी के बाद भी मिलता था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ जो ये BJP सरकार केंद्र में आने के साथ साथ चाहे मजदूरों के परिवार के बच्चों को उच्च शिक्षा अर्जन करने के लिए जो स्टाइपेंड के रूप में उन्हें जो मदद मिलती थी, वो बिल्कुल ही बंद कर दिया गया। और अच्छा, ये जो एजुकेशन का जो आप बात कर रहे हैं, ये राइट टू एजुकेशन के माध्यम से छात्रों को मुफ्त में यहाँ पर शिक्षा मिल रहा है, और जो ST SC वगैरह जो हैं अल्पसंख्यक, उनको तो जो सरकारी तौर पर जो मिलता है आपका स्कॉलरशिप, वो मिल रहा है। फिर ये टी बोर्ड के थ्रू सरकार क्यों दे? देखिए, टी बोर्ड एक संस्था है जो केंद्रीय सरकार के अधीन आता है। आज मेरे को ये बताइए कि आज चाय बागानों से जो केंद्र सरकार रेवेन्यू लेके जा रही है, हर वर्ष 1900 करोड़ रुपया रेवेन्यू यहाँ से लेके जा रही है। पिछले वर्ष भी उन्होंने उड़ीसा को 1000 करोड़ रुपया जाकर के उन्नतीकरण के लिए दिया, उत्तराखंड को दिया। तो हमारा कहने का मतलब है, जब चाय बागान के मजदूर अपने खून पसीना बहा करके आज टी इंडस्ट्रीज को जिंदा रखे हैं, तो टी बोर्ड उनको एक मदद के रूप में दे रही थी। ये मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब भी पिछला 2010 तक उनको से लेकर 14 तक उनको मिला। और उसके बाद में चाय मजदूरों को पहले साइकिल भी दिया जाता था, पहले वर्कर के बच्चों को दिया जाता था, नॉन वर्कर को नहीं दिया जाता था। टी बोर्ड से बहुत सारी सुविधाएं चाहे मजदूर के बच्चों को दिया जाता था। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये जो आप बोल रहे हैं कि राइट टू एजुकेशन के मार्फत से पश्चिम बंगाल सरकार भी बहुत कर रही है। पश्चिम बंगाल सरकार स्कॉलरशिप के माध्यम से ST स्कॉलरशिप सब कुछ दे रही है, लेकिन ये तो उनका हक था। ये हक BJP सरकार आने के बाद भी चाहे मजदूरों के ऊपर में ये बड़ा प्रहार क्यों किया, जो आज तक किसी गवर्नमेंट में नहीं किया। इसलिए हम लोगों ने ये डिमांड रखा है कि इनसे फिर से चालू किया जाए। अच्छा तबारक जी, ये जो उड़ीसा को या उत्तराखंड को दिया गया, ये प्राकृतिक आपदा हुआ था, इसके लिए उन लोगों को दिया गया। पश्चिम बंगाल को भी जब यहाँ पर समुद्री तूफान वगैरह आया था उस साइड में, दक्षिण भारत टाइप में, वहाँ उनको भी तो 1000 करोड़ रुपया दिया गया। तो ये तो मतलब सरकार देती है, लेकिन यहाँ मुख्य मुद्दा आपका जो है कि जो टी बोर्ड अगर ये अनुदान नहीं दे रही है छात्र छात्राओं को, तो इसके लिए आप लोग टी बोर्ड कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करना चाहिए। एक MP और सांसद के घर पर, MLA के घर पर धरना प्रदर्शन करके इससे क्या होगा? क्योंकि जबकि टी बोर्ड अलग है, उसका मेंबर भी नहीं है। नहीं, मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं इसी चीज़ आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे MP साहब प्रतिमंत्री जी को मैं विस्तारित रूप से कहना चाहूँगा, यहीं पर समझने का भूल है। हम लोग वहाँ इसलिए गए क्योंकि वो केंद्र सरकार से जुड़ी थे, वो कैबिनेट के मीटिंग में बैठते हैं। अब मुझे ये जो टी बोर्ड है, ये टी बोर्ड केंद्र सरकार के अधीन में है। अगर केंद्र सरकार
ये सिद्धांत ले ले कि ये जो स्टाइपेंड बंद है चाहे मजदूर के बच्चों को, उसको हम लोग चालू करेंगे, तो ये कल चालू हो जाएगा। आप मेरे को बताइए, जब ऑर्डिनेंस जारी करके रातारात एनआरसी का बिल पास कर दिया जाता है, किसान सालों साल से वहाँ बैठे रहते हैं, 750 किसान मर चुके, तो उनके खिलाफ में जो एमएसपी जो बिल लाने का बात था, उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी करके रातारात ला दिया। तो हमारा कहने का मतलब है कि चाय बागान में जो 1956 जो प्लांटेशन लेबर एक्ट है या 1926 का जो इंडस्ट्रियल एक्ट है, उसको आप क्यों एक बिल ला करके उस बिल को अमेंडमेंट करके उस कानून में बदलाव नहीं करते हैं? ये तो 2 सेकंड का बात है। आप तो 300 से ज़्यादा एमपीज लेकर के आप शक्तिशाली सरकार है लोकसभा में और राज्यसभा में, तो आप ये मजदूरों के हक में ये छोटा सा काम करने में आपको दिक्कत कहाँ पर है? ये आपका साफ कहना है कि आप लोग इसलिए एमपी के घर पर घेराव कर रहे हैं कि ये आवाज़ वो उठाए वहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, यही कहना है। बिल्कुल, हम ये कहना चाहते हैं कि आज हमारे खुशी की बात है, हमारा डुअर्स का लड़का आज प्रतिमंत्री हुआ, भारत सरकार का मंत्री हुआ। हमने ये आशा किया था कि वो बहुत कुछ करेंगे, वो चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्होंने जो बात बताया कि हमको डीएम से मिलने जाते हैं तो डीएम हमको 144 धारा लगा देते हैं, ये हास्यकर बात है। अब मुझे बताइए, 144 धारा जब भी लगती है, जो 4 आदमी से ज़्यादा कहीं भीड़ होता है तो 144 धारा लगता है, वो भी संवेदनशील एरिया अगर प्रशासन समझती है तब। आप एक भारत सरकार के प्रतिमंत्री हो, आप यहाँ के निर्वाचित एमपी हो, आपका जो फंड है, एमपी लीड का जो फंड है, एमएलए लीड का जो फंड है, वो फंड तो डीएम के हेड में आता है। डीएम को आप यहाँ से प्रस्ताव दोगे कि मैं यहाँ पे ये ब्रिज करना चाहता हूँ, मुझे मेरा फंड से ये पैसा तो अलॉटमेंट कर दिया जाए, वो प्लानिंग सेक्शन में भेज देंगे। तो इस तरह का बात करके आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, वो अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा था कि वो भारत सरकार के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री, साफ कहना है कि राज्य सरकार हमको प्रपोजल दे, मैं यहाँ पर 300 बेड का अस्पताल बनाना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल में, खास करके चाय बागान इलाकों में, और उसके बाद मैं आवासीय विद्यालय बनाना चाहता हूँ, खेल का स्टेडियम बनाना चाहता हूँ। ये प्रपोजल के लिए उन्होंने यहाँ के राज्य सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री रबानी जी को भी कई बार बोला, लेकिन ये प्रपोजल राज्य सरकार नहीं दे रही है। इसका मतलब ये सिर्फ वोट की राजनीति है, भाजपा को इससे माइलेज मिलेगा इसीलिए नहीं दिया जाता है। सॉरी। तो इस प्रपोजल के लिए आप लोग क्यों नहीं एप्लीकेशन देते हैं कि भाई ये प्रपोजल राज्य सरकार दे केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री को, ताकि इलाके का विकास हो? नहीं, देखिए, ये सवाल जो है, मतलब मैं इसलिए हंसा, ये सवाल जो है कि जॉन बर्ला जी एक प्रतिमंत्री है भारत सरकार के, उनको प्रस्ताव हम क्यों देंगे? वो अपना, उनका कोई जो दायित्व है, वो जो जिम्मेदारी लेकर के यहाँ के लाखों लाख लोगों ने वोट करके उनको एमपी बना करके उनको दिल्ली भेजा, तो वो ना राज्य सरकार को प्रस्ताव देंगे कि हम ये करना चाहते हैं, हमारा एंड से हम ये करना चाहते हैं। आज देखिए, नेशनल रोड में जितना सारा केंद्र सरकार नितिन गडकरी जी आकर के उन्होंने घोषणा किया है, राज्य सरकार ने कहीं नहीं रोका। आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जिस तरह से आपका फ्लाईओवर्स हो रहे हैं, मेट्रो में काम चल रहे हैं, सब केंद्रीय प्रोजेक्ट है, तो कोई रोका नहीं है। प्रस्ताव राज्य सरकार क्यों देगा यार? गुलाम रब्बानी क्यों देगा? आप क्या करना चाहते हो, आप राज्य सरकार को प्रस्ताव दो ना। आप ये सब बात करके तो फायदा नहीं है। अच्छा, आपने इसका जवाब दिया। एक चीज़ और है पीएफ को लेकर जी, जिस तरह से पीएफ में बहुत सारे, जैसे डिमडिमा चाय बागान है, इस तरह से बहुत सारे चाय बागान हैं, सैकड़ों मतलब कई 100 करोड़ रुपया लोगों का पीएफ का बकाया है, जमा नहीं हो रहा है। ऐसे पीएफ नहीं जमा करने वाले कई मालिकों के खिलाफ में, चाय बागान मैनेजमेंट के खिलाफ में थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है। अगर एक भी मालिक को अरेस्ट करके अगर पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करती तो सारे टी गार्डन के मालिक अपना बकाया वगैरह जमा करते, उनके ऊपर दबाव होता। तो ये इसको लेकर आप लोगों को पुलिस मुख्यालय के सामने में धरना देना चाहिए। जॉन बर्ला या यहाँ के भाजपा के विधायक जीते हुए टिकट से, उन लोगों के घर के सामने धरना देने से पुलिस कार्रवाई थोड़ी ना करेगी। बिल्कुल सही बात बोले आप, लेकिन हम लोग वहाँ धरना इसलिए दे रहे हैं, जो ईपीएफ जो है, प्रोविडेंट फंड जो एक्ट है, उस एक्ट में वहाँ एक कमिश्नर बैठा हुआ है। कमिश्नर को किसने नियुक्त किया? केंद्रीय सरकार ने।
केंद्र सरकार के अधीन में वो ऑफिस है। आप जब एफआईआर कब किए? आपने एफआईआर तब किया जब हम लोग ने एलनबाड़ी से, संकोच से जॉइंटली श्रमिक लोग जब यहाँ से पैदल मार्च करके आपके पीएफ ऑफिस को घेराव किए, आपको डेपुटेशन दिए, तब आपने एफआईआर किया। एफआईआर करने के वक्त में कमिश्नर, पीएफ कमिश्नर साहब हम लोग से पूछ रहे हैं किस किस बगान का बाकी है, कि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो किस लिए बैठे हैं वहाँ पे, क्या देख रहे हैं वो। तो हमारा कहने का मतलब है एफआईआर आपने सुयोमोटो किया। राज्य सरकार ने, आपको पता होगा, डिमडिमा चाय बागान के मालिक मिस्टर अग्रवाल के अकाउंट फ्रीज कर दिया, उनका सारा संपत्ति क्रोक कर लिया, उनको बाध्य कर दिया, उनके बगान को अधिग्रहण कर लिया, उनका लीज कैंसिल कर दिया। तो आप जब पीएफ कमिश्नर आपने एफआईआर किया है, जब पुलिस व्यवस्था नहीं ले रही है, तो आपके प्रोविडेंट एक्ट के तहत में आपके बहुत सारा आपके हाथ खुला हुआ है, आपका कानून है, आप उनका अकाउंट फ्रीज क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उनका संपत्ति क्रोक क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों निर्देश जारी नहीं कर रहे हैं? आप पुलिस के सामने धरना देने की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि एक चाय बगान का जो मैटर था, उनका पीएफ बकाया था 12 करोड़ रुपया। पीएफ ऑफिस से उनको गलती से 12 करोड़ सॉरी उनका जो बाकी था 12 करोड़ रुपया, और उनको पीएफ ऑफिस से उनके अगेंस्ट में एफआईआर किया गया वो 12 लाख रुपया। तो 12 लाख रुपया एफआईआर करने के बाद में उन्होंने हाई कोर्ट से बेल ले लिया। बाद में रिव्यू जब हम लोगों ने, हमारे यूनियन ने लिखित रूप से दिया 12 लाख नहीं 12 करोड़ है, तो उसके बाद फिर से उनके अगेंस्ट में एफआईआर हुआ। तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि आप कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। आप जान रहे हैं कि पीएफ लेकर के क्यों लड़ाई हो रहा है। आप पीएफ देखिए, देपड़ा चाय बागान लेकर तो मंत्री साहब कभी कुछ नहीं बोलते हैं। देपड़ा चाय बागान में तो उनको बुलाते हैं तो मालिक को भी स्वागत जनाया जाता है, मालिक के साथ बैठते हैं। देपड़ा चाय बागान में आदमी रिटायरमेंट होने के बाद बार बार ऑफिस का दौरा करते करते, आप जानते हैं कि वो एक महिला छेत्री थी, वो रास्ते से गुजर रही थी, एक्सीडेंट होकर मारी गई। तो इस तरह का केसेस जो चल रहा है, इसका विरोध में कोई मुख नहीं खोल रहा है। इसलिए आईएनटीटीयूसी, तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन, ये विषय को लेकर के ये बोझ कंधा में लिया है। ये लड़ाई हम लोग करेंगे। और जॉन बारला जी से मैं यही कहूँगा, नॉट ओनली जॉन बारला जी, मैं एमपी जॉन बारला जी, मंत्री जॉन बारला जी से कहना चाहूँगा, विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सब फालतू बात बोल के फ़ायदा नहीं है। आप विषय को गंभीरता से देखिए, आप गंभीरता से विषय को अगर आप थोड़ा आगे बढ़ के कुछ करेंगे तो मुझे लगता है चाय श्रमिक लोग का जो समस्या है उस समस्या का समाधान होगा। और आप जानते हैं केंद्रीय एक्ट में, जो इंडस्ट्रियल एक्ट हो या आपका चाय बागान का एक्ट हो या आपका ट्रेड यूनियन एक्ट हो, उसमें 75% केंद्रीय सरकार के अवताधीन में वो कानून आता है, 25% स्टेट गवर्नमेंट का आता है। तो अगर आप क्या व्यवस्था लेना चाह रहे हो तो आप राज्य सरकार को प्रस्ताव करो कि ये बगान, अभी भी तो बहुत सारे बगान बाकी हैं जिनके अगेंस्ट में एफआईआर नहीं हुआ। देपड़ा के अगेंस्ट में एफआईआर नहीं हुआ। जॉन बारला क्यों मुख नहीं खोल रहे हैं? जॉन बारला जी को मुख खोलना चाहिए कि वो बगान क्यों वहाँ से बचा रहेगा। अच्छा, जो बगान के ऊपर एफआईआर हुआ है उस पर पुलिस कार्रवाई कब करेगी? पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस, देखिए यहाँ पे मैटर ये है कि हमारा पुलिस चाय बागान के मालिक को अंदर कर देने से समस्या समाधान नहीं होगा। चाय बागान के मालिक जो ये जो क्रिमिनल ऑफेंस है, जो प्रोविडेंट फंड, जो जीवन जो निधि है, उनका भविष्य है, उनसे खिलवाड़ किया है, तो उसके अगेंस्ट में पीएफ कमिश्नर क्यों पुलिस को चाप नहीं दे रहा है कि इन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया अभी तक? मुझे इनका रिपोर्ट चाहिए। पीएफ कमिश्नर के पास तो बहुत ताकत है। हम लोग क्यों जाएंगे धरना में बैठने के लिए? हम लोग तो रास्ता में उतरेंगे, हम लोग उनके घर के सामने धरना में बैठेंगे। आप लोग पीएफ कमिश्नर कार्यालय के सामने धरना पर क्यों नहीं बैठते हैं? जब पीएफ कार्यालय बिल्कुल बैठे थे। हम लोगों ने डेपुटेशन दिया, हमारे पास रिसीव है, और हम लोगों को उन्होंने 3 महीना का समय दिया था। अब जब समय का अवधि हो जा रहा है, हमारे उच्च स्तरीय हमारे स्टेट के नेता हमको जो निर्देश देंगे, आगामी दिन में जो कर्मसूची होगा वो चालू रहेगा। ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ, ये स्थगित। एक और मुद्दा आप लोग बार बार कह रहे हैं कि 2022 में निर्मला सीतारमण ने चाय बागान के उत्थान के लिए 1000 करोड़ रुपया बजट में पास की थी। वो पैसा अभी तक नहीं आया। आपके श्रम मंत्री भी बोले कि बैलगाड़ी से भी भेजते तो 3 साल में पैसा आ जाता। बिल्कुल 2 साल भर में पैसा आ जाता। लेकिन इनका कहना है, मंत्री जी कह रहे थे कि एनआरजीएस का बहुत सारा काम हो रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें व्यापक घोटाले हुए हैं, शिक्षा मंत्री जेल में है। तो ये पैसा किसके भरोसे दिया जाए कि इस पैसे को सुरक्षित चाय बागान के लोगों के लिए खर्चा होगा? ये पैसा भी गमन हो सकता है, इसलिए रोक के रखा गया है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो
पिछला बजट में जो 1000 करोड़ रुपया चाय बागान के उन्नतीकरण के लिए किंतु ये डिक्लेयर किया गया है। ये राज्य सरकार को देने वाला पैसा नहीं है। ये पैसा तो आप टी बोर्ड के माध्यम से उन चाय बागान को जहाँ जहाँ जो लोग प्लांटेशन करना चाहते हैं, चाय बागान जो लोग रुग्ण हैं, चाय बागान को डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आप तो पैसा उनको देंगे। फिर यहाँ पैसा गमन करने का और ये करने का क्या मतलब है? आप मुझे एक बात बताइए, जो राज्य इसका मतलब ये मंत्री जी जॉन बारला जी विषय से भटका रहे हैं। पैसा टी बोर्ड के माध्यम से भी खर्च हो सकता है। बिल्कुल, ये टी बोर्ड के माध्यम से कांग्रेस का जमाना था, जब यूपीए का गवर्नमेंट था, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, तब भी टी बोर्ड को बहुत सारे मदद करता था, तब तो कोई पैसा गमन नहीं होता था। हमारा कहने का मतलब है कि आज चाय बागान फूले फले, चाय बागान और अच्छा जगह में जाए। आज देखिए राज्य सरकार तो यहाँ पर पीएचई के द्वारा, जल मिशन के द्वारा हर एक जगह में आप देखिए, वो चाहे निडवारस हो, आमबाड़ी हो, चाहे कारबोला हो, चाहे बनारहाट बागान हो, वो चाहे जितने सारे चाय बागान, सभी चाय बागान में पानी का व्यवस्था करने के लिए उन्होंने ये व्यवस्था किया। अच्छा देखिए, ये सभी अन्य अगल बगल के पश्चिम बंगाल के राज्यों के अगल बगल में हर घर जल, हर घर नल व्यवस्था के माध्यम से, पीएचई के माध्यम से घर घर लोगों को पानी मिल गया। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि 18 करोड़ के लगभग बिनागुड़ी अंचल को मिला। आज भी मोरा घाट 3 साल से पानी के लिए तरस रहा है। लोग लाइन में लगते हैं काम छोड़ के। तो ये पीएचई द्वारा जो काम नहीं हो रहा है, इतना लेट हो रहा है, लेट लटीफ हो रहा है, लोग आज भी पानी के लिए यहाँ पर घर घर पानी के लिए तरस रहे हैं। इसको लेकर आप लोग क्यों नहीं धरना प्रदर्शन करते हैं? इसको लेकर धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसको लेकर के हमारा जिस डिपार्टमेंट में मंत्री है, हम लोगों ने पुलक राय महाशय को, जो जिस डिपार्ट का मंत्री है, उनको हम लोगों ने ऑलरेडी बोल दिया है। हमारे जिला प्रेसिडेंट को हम लोगों ने दे दिया है। हमको जहाँ जहाँ करना चाहिए, पीएचई के चीफ एग्जीक्यूटिव को हमने ये लिखित दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग बिफोर इलेक्शन हम लोग जो भी काम बाकी है वो पूरा करेंगे। क्योंकि बिनागुड़ी का जो एजेंसी था, पहले कोई दूसरा एजेंसी लिया था, वो बीमार होने के कारण वो काम ठप होकर बैठा हुआ, बाद में वो एजेंसी सरेंडर कर दिया। अभी दूसरा एजेंसी को देकर के काम शुरू किया है। जो बाकी काम है वो करेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि राज्य सरकार अपना एंड से सब कुछ कर रही है, सब कुछ कर रही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप लोगों को पश्चिम बंगाल का जनता आप लोगों को 2019 में 18 एमपी जिता करके दिल्ली भेजे, 2021 में 77 एमएलए जिता करके पश्चिम बंगाल के जनता ने असेंबली में भेजा। तो बीजेपी सरकार क्या कर रही है? सिर्फ वोट लेने के लिए आती है क्या? जब वोट आती है तो पूरा डेली पैसेंजरी शुरू हो जाता है, पूरा कैबिनेट आ जाते हैं, सभी राज्य के मंत्री को लेके यहाँ तंबू गाड़ के बैठ जाते हैं। अब वोट खत्म हो जाता है तो पश्चिम बंगाल को भूल जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है ना, आप भी तो कुछ करके दिखाओ ना। दीदी तो सब कुछ कर रही है। उन लोगों का कहना है कि करने नहीं देती है राज्य सरकार। अरे कैसे करने नहीं देंगे भैया? ये बात बोलने से तो आप पुलाने का। आप मुझे एक बात बताइए, मैं जॉन बारला जी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि देखिए, आज पश्चिम बंगाल में 294 विधायक हैं। 294 विधायक को, चाहे टीएमसी हो, कांग्रेस हो, अंग्रेज हो, जो भी हो, जितने सारे हैं, वो विधायकों को जो नियम के मुताबिक 60 लाख रुपया उनको प्रत्येक साल डेवलपमेंट के बाबत मिलता है। उनके एमएलए काम कर रहे हैं, तो बीजेपी के एमएलए काम कर रहे हैं, उनको तो डीएम मैडम नहीं रोक के रखी है, उनको तो नहीं बोल रहे हैं ना आपका प्रस्ताव नहीं होगा। तो उसी तरह से आपका जो एमपी है, यहाँ का जो निर्वाचित इस क्षेत्र के संसदीय एमपी है, उनका ऊपर में हेड में उनको 5 करोड़ रुपया आता है। तो 5 करोड़ रुपया में उनका जो विधानसभा पड़ता है वो 7 विधानसभा पड़ता है, शायद उनका 5 विधानसभा पड़ता है। तो इतने सारे विधानसभा में आपने क्या किया है? कहाँ पर एक कांटी गिराया है, कहाँ पर एक कलबट बनाया, आप मुझे बता दीजिए ना। आप प्रेस को बताइए ना, जो मैंने डीएम मैडम को मेरा एमपी हेड से मैंने ये प्रस्ताव दिया था, लेकिन अभी तक ये रोक के रखा हुआ। आप मुझे दिखाइए लिखित रूप से कोई कार्य के लिए वो प्रस्ताव दिए हैं, इसका अभी तक उन्होंने मीडिया के सामने नहीं बताया। ये मांग करते हैं आपकी, बताएं। यस, वो बताएं कि हमने ये दिया था, हमारा एमपी लीड से हमारा 5 करोड़ रुपया वापस चला गया। वो मुझे बताएं कि 2018-19 में उनका जो 5 करोड़ रुपया जो एमपी लीड का जो डेवलपमेंट बाबत फंड आया था, हमको काम करने नहीं दिया, वो पैसा वापस चला गया। आप बताइए, जो 19-20 में आपका 5 करोड़ रुपया आया था, आपने प्रस्ताव दिया, लेकिन डीएम मैडम ने उसको कार्यकर नहीं किया और वो पैसा वापस चला गया। आप बताइए कि 2020-21 में आपका 5 करोड़ रुपया आया था और आपने काम करने नहीं सका, इसलिए वो पैसा केंद्र में वापस चला गया। आप बताइए 2021-22 में 5 करोड़ रुपया आया था और आपको काम करने नहीं दिया, वो पैसा वापस चला गया। देखिए, इस तरह से चाय बागान के मजदूर के बच्चे, अभी सभी लोग
क्वालिफाइड है, सभी लोग कॉलेज जा रहे हैं, सभी लोग एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हैं, सभी लोग चैनल देखते हैं, सभी लोग पेपर पढ़ते हैं। तो जॉन बारला जी, और ये झूठा कहानी और ज़्यादा दिन चाय बागान के मजदूरों को आप नहीं कर सकेंगे। आप तबारक जी, आप मतलब जब भी आपका होश आया, मैं देखा कि लोगों के काम के लिए आप हमेशा तत्पर रहे। चाय बागान श्रमिकों के लिए आपने लड़ाई लड़ा है। आप पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद टीएमसी में आए, जैसे दीदी चेंज हुई तो आप भी चेंज हुए आप लोग। यहाँ एक चीज़ है कि आप तृणमूल कांग्रेस श्रमिक चाय बागान श्रमिक संगठन के उपाध्यक्ष भी है केंद्रीय कमेटी के। मिनिमम वेजेस को लेकर कोई अभी तक फैसला नहीं हुआ है। इसको लेकर विपक्ष बार बार बोलते रहता है कि ये लॉलीपॉप दिया गया, मिनिमम वेजेस नहीं हो रहा है। उसको लेकर आप लोगों का क्या आंदोलन होगा आगे? बिल्कुल सही सवाल किया आपने। देखिए, जब यहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार आई 2011 साल में, तब यहाँ का लास्ट चाय बागान के हाजिरा था 67 रुपये, 67 रुपीज़ 50 पैसे। तो अभी दीदी आने के बाद बिना आंदोलन, बिना कोई एजिटेशन, बिना कोई स्ट्राइक का धीरे धीरे करके अप टू 2022 तक 232 रुपये हाजिरा किया। राज्य सरकार ने स्टेट का कहा है कि आप लोगों को, उनको तो जॉइंट फोरम को तो कमेटी बना दिया राज्य सरकार ने, उस पर हमारा तृणमूल कांग्रेस का जो ट्रेड यूनियन का कोई लीडर नहीं है। तो उनको जो उस कमेटी में जॉन बारला जी है, मनी कुमार जी है, वहाँ पे जियाउल आलम जी है और भी विभिन्न संगठन के नेता हैं। तो उनको जब कमेटी बना दिया गया, वो लोग आज तक ठीक करके नहीं दे पाया कि मिनिमम वेज इतना होना चाहिए। वो लोग यहाँ जब कोलकाता में मीटिंग जाते हैं, जाने से पहले यहाँ गेट मीटिंग करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कोलकाता में जाके कुछ नहीं बोलते हैं। आपका कहने का मतलब है कि जो विरोधी ट्रेड यूनियन है वो इस मैटर को, मिनिमम वेजेज को उलझा के रखे हैं, वो लोग प्रस्ताव नहीं ठीक से दे रहे हैं, जिसके कारण रुका हुआ है। बिल्कुल, वो लोग इस मैटर को उलझा के झूला के रखना चाहते हैं, इसलिए अपना बात नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनको राजनीति करने के लिए तो जगह चाहिए। तो कम से कम मिनिमम वेज लेके 232 रुपया हो गया। आप मुझे बताइए ना, असम में कितना हाजिरा है? लगभग बराबर ही है। हाँ, असम में आज जो हाजिरा है, असम में आज जितने सारे ट्राइबल्स हैं, एसटी को, उनको आज तक एसटी का दर्जा नहीं दिया गया। हमारे यहाँ तो जय जोहर पेंशन चालू है, एसटी के लिए कंटिन्यूअस उनका सर्टिफिकेट बना के दिया जा रहा है, उनके लिए एक रिजर्वेशन दिया गया। असम में क्यों नहीं है? जॉन बारला जी तो एक आदिवासी नेता हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं कि असम में हक देना पड़ेगा? असम में आज पश्चिम बंगाल में जो PDF सिस्टम है, जो राशन दिया जा रहा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, यहाँ पर 35 किलो दिया जा रहा है और दीदी वो चावल खरीद के 21 रुपये किलो खरीद करके केंद्र से पैसा बुझा करके वो ला रही है और यहाँ के जनता को 35 kg चावल राशन मुफ्त में दे रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रही है। वही राशन असम में 20 kg दिया जा रहा है और चाय बागान श्रमिकों को असम में 20 kg दिया जा रहा है और प्रति kg का 9 रुपया करके लिया जा रहा है। तो वहाँ पर क्यों 35 kg नहीं दे रही है डबल इंजन की सरकार? जॉन बारला क्यों नहीं बोल रहे कि ट्राइबल के साथ अत्याचार हो रहा है? अतिरिक्त तो वहाँ पे 14 kg और एक्स्ट्रा मिलता है अलग से। बिल्कुल नहीं, वो गलत बोल रहे हैं, उनका तथ्य गलत है, उनका बिना तथ्य का बात करते हैं वो। अगर हमसे बात करना चाहते हैं, हम तो बार बार आपके चैनल को बोले हैं, उनसे हमारा व्यक्तिगत बहुत अच्छा संपर्क है। वो यहीं के लड़का है, एक साथ पढ़ाई लिखाई किए हैं, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, कोई मैटर नहीं है। लेकिन हम एक कहना चाहते हैं, अगर वो डिस्कस करना चाहते हैं, नॉट ओनली वो, बीजेपी के जितने सारे हमारे डुआर्स के बड़े नेता हैं। मंत्री जी का ये भी कहना है कि आप लोग उनको व्यक्तिगत टारगेट करते हैं। जैसे आप धरना में बैठे हैं और भी नेता, आपको नहीं बोल रहे हैं, और नेता है जो उनके साथ दोस्त थे कभी, वो व्यक्तिगत उनको घर को लेकर, उनके संपत्ति को लेकर व्यक्तिगत टारगेट करते हैं। तो ये धरना प्रदर्शन में व्यक्तिगत टारगेट कहाँ तक ठीक लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, शालीनता होना चाहिए राजनीति में। हमारा लड़ाई है, नीति का लड़ाई है, हमारा आदर्श का लड़ाई है। व्यक्तिगत आक्रमण को मैं समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, वो जिस भाषा में जवाब देते हैं, जिस तरह से उन्होंने भी तो बोला कि ये धरना में जो लोग बैठे हैं, वो आए हैं, बैठे हैं, उनको हम चाय पिला रहे हैं, उनको हम सबको को खाना खिला रहे हैं। तो एक प्रतिमंत्री एक औधा में है, इस तरह से मतलब मजदूर को लेकर के मैंने झूठा बात बोलना, इस तरह से मजाकिया बात बोलना, ये तो उनको उचित नहीं है। और जो लोग व्यक्तिगत आक्रमण किए हैं तो वो ठीक बात नहीं है। उसके लिए मैं उसके लिए दुखी हूँ कि अगर कोई किया है तो ये गलत है। व्यक्तिगत कोई आक्रमण नहीं है। हम उस पद में वो है इसलिए उनके घर के सामने बैठे। अगर उनके जगह कोई और होते तो हम उनके घर के सामने बैठे। देखिए, आप तो श्रमिक संगठन से जुड़े हुए हैं, फिर भी एक सवाल का आप बोले थे, हमारे चैनल में भी अपने कमेंट लिखा था
कि मैं कुछ जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल। मंत्री जी का कहना है कि एसएसटी जो शिक्षक लोगों का जो भर्ती हुआ था उसमें लाखों लाख रुपया घूस दे के लोग निकले थे, कई हज़ार लोग बेरोज़गार हो गए, उनको अब कहीं नौकरी नहीं मिलेगा, तो वो लोग अभी भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं और ये हमारे घर के सामने में प्रदर्शन करते हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि दीदी ने साफ कर दिया है, जो लोग भी इसमें लिप्त हैं या जो लोग भी इसमें एक्यूज्ड हैं, वो कोर्ट का अपना जो निर्दोष साबित करके खुद को आए, उसके बाद पार्टी में आएंगे। और उससे पहले उन्होंने प्राथमिक सदस्य से भी पार्थ चैटर्जी को भी अलग कर दिया है पार्टी से, एवं उनका जो हालात है, जो हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, मामला विचाराधीन है, और विचाराधीन मामला में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, कोर्ट विचार करेगी। तो तबारक जी बड़े ही बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया। इन्होंने मुझे चैनल में कमेंट के माध्यम से अपना स्टेटमेंट देने के लिए कहे थे, तो आज इन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया बड़े ही बेबाकी से, और व्यक्तिगत हमले के खिलाफ, व्यक्तिगत किसी का नाम लेकर कुछ बोलने के खिलाफ में इन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है। तो आने वाले दिन में ये धरना प्रदर्शन और एक दूसरे पर कटाक्ष कहाँ तक जाती है यह आने वाला समय बताएगा। और होली के बाद फिर आप लोगों का आंदोलन शुरू हो रहा है, ये किस प्रकार से होगा? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि होली के बाद हम लोग का आंदोलन शुरू होगा, और ये भी नहीं कहूँगा कि आंदोलन शुरू नहीं होगा। वो हमारे जो नेता है, हमारे स्टेट के जो हमारे आला अधिकारी हैं, हमारे ऋतुव्रत बैनर्जी हैं, हमारे मलय घटक जी हैं, अभिषेक बैनर्जी हैं, ये मैटर है। उन लोग अगर हम लोग को जैसा निर्देश देंगे, आगामी दिन में उस तरह से आंदोलन होगा। लेकिन चाहे मजदूरों के साथ तृणमूल सरकार है, तृणमूल का ट्रेड यूनियन है, INTTUC है, और चाहे मजदूर का ये जो 5 मुद्दा है, ये मुद्दा को लेकर के जिस हद तक राजनीति करना पड़ेगा, जिस हद तक रास्ता में उतर के आंदोलन करना पड़ेगा, वो हम लोग करेंगे। वो चाहे वो गेट से हो, वो चाहे PF ऑफिस हो, वो चाहे टी बोर्ड के ऑफिस हो, जहाँ जहाँ भी इस तरह का समाधान का जगह है, वहाँ पे हम लोग ये आंदोलन चाहे मजदूर के हक में करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। ADI द्वास न्यूज के सभी दर्शकों की तरफ से, और मेरे मित्र हैं आप, मेरे तरफ से आपको होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, एवं हमारे द्वास के तथा पश्चिम बंगाल के तमाम जितने सारे हमारे साथी हैं, माँ बहन है, दादा भाई है, सभी को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना होली की। NAI द्वास न्यूज के इस साक्षात्कार में तबारक जी ने अपने बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया। देखते रहिए NAI द्वास न्यूज और अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहिए। बानरहाट तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय से रमन कुमार झा।